गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ जेई फिजिक्स लेक्चर 1। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। तो इसमें ज़रूरत क्या है, फिजिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बेसिक मैथ्स में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, मेनली हम पढ़ेंगे कैलकुलस। अब कैलकुलस कंप्राइजेज ऑफ मेनली dy by dx integration of dx. What is this? This is called differential operator, या सिंपली अगर मैं आपको स्टार्टिंग में, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और आपने भी टेंशन नहीं लेनी है। देखो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्रैमिंग यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं। मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा जो आपको समझनी है। आप सिर्फ फॉलो करो उस चीज़ को, समझो। नोट्स बनाने अच्छा लगता है, बनाओ, है ना। जो मेन पॉइंट्स हो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि आपको क्या नोट्स बनाने हैं, क्या नहीं बनाने हैं। बाकी ऐसा है जो याद रखने लायक चीज़ें हम आपको तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है। बाकी आपने अभी ज़्यादा ध्यान देना है समझने पे। दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना, या इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो कुछ भी मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, नाम से हमें कुछ नहीं करना, हमें चीज़ समझनी है। देखो ये dy by dx, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्लोप ऑफ लाइन्स, है ना, स्लोप, एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व। देखो कैसे, वो तो अभी ऐसा है कि अभी पहला लेक्चर है तो आपको एकदम से नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँ, कैसे स्लोप, कैसे एरिया अंडर कर्व। बाकी अभी आप ये समझ लो, आपको इतना पता होना चाहिए, दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें होती है, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, वो सब चीज़ें मैं आपको बेसिक मैथ्स में करवाऊंगा, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बेसिक मैथ्स, है ना। बेसिक मैथ्स में भी सबसे पहले हम क्या समझेंगे, देखो बेसिक मैथ्स में हम सबसे पहले समझेंगे कि मैथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिजिक्स में मैथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब फिजिक्स का इवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे फिजिक्स में नई नई रिसर्चेज हो रही थी, तो देयर वर टू काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट, है ना। मान लो ये एक साइंटिस्ट, ये दूसरा साइंटिस्ट, ठीक है। दिस इज मान लो एरिस्टोटल, है ना, मैं बात कर रहा हूँ, और ये हैं गैलीलियो। इनकी तरह के, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो ही साइंटिस्ट हैं, कुछ की सोच इनकी तरह की होगी, कुछ की सोच इनकी तरह की। ये जो बेसिकली इस तरह के साइंटिस्ट थे, वो मैथ्स यूज नहीं करते थे। वो कैसे करते थे, वो फिजिक्स में जो चीज़ें थी उनको ऑब्जर्व करते थे, और जो दिखता था, मतलब ऐसा होता था कि जो इनको दिखता था, जो ये अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते थे, उसी को ये सच मान लेते थे, है ना। तो बेसिकली दे वर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस, है ना, स्पेकुलेशंस, है ना। यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट थे, ये ऑब्जर्व ये भी करते थे चीज़ों को, लेकिन ये उनको अरेंज करके उनका मैथमेटिकल बिहेवियर देखते थे। मैथमेटिकल बिहेवियर मीन्स, मान लो कोई क्वांटिटी है, इन्होंने देखा कि वो पहले एक थी, कुछ टाइम बाद वो 5 हुई, फिर 10 हुई। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है ना, मैं जनरली अभी बता रहा हूँ। तो अब ये नहीं, ये होते तो ये मान लेंगे कि 1 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, बढ़ी, है ना। लेकिन ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये बढ़ी तो बढ़ी, ये तो इनको पता है, लेकिन क्यों बढ़ी, या इसके पीछे रीज़न क्या था, है ना। या ये बढ़ी तो यहाँ पहले 4 का डिफरेंस आया, +4 हुआ, यहाँ पे 5 में 5 +5, तो ये डिफरेंस किस तरह से रिलेट करेंगे, मतलब ये डिफरेंस इतना ही क्यों आया, +3 भी तो हो सकता था, +5 की जगह +6 भी तो हो सकता था, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब इसमें हम बताएंगे कि क्या था। इस दो तरह के साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे, दे वर हैविंग व्यू पॉइंट विच वॉज मेजरली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस, है ना। दीज वर द साइंटिस्ट whose viewpoint was basically based on maths, है ना, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। देखो हमने क्या कहा कि ये जो चीज़ देखते थे वो मान लेते थे, ये उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसमें मैथ्स अप्लाई करके उसका बिहेवियर देखते थे, कि उसके पीछे का रीज़न ढूंढते थे, है ना। देखो एरिस्टोटल जो था, तो ये थे 50 बिफोर क्राइस्ट, है ना, 50 BC टाइम के साइंटिस्ट, है ना। और ये थे 1525 AD, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले 50 BC, एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, है ना, कितना 1525, है ना, 1525, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, मैं जनरल इन दोनों के पॉइंट में देखूंगा कि मतलब आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ गलत है ना। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ थी फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है पता है, कोई भी चीज़ अगर गिरती है धरती की तरफ, है ना, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऐसे तो आपको पता है कि एयर फ्रिक्शन भी होता है ना, हवा में फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स की वजह से, एयर फ्रिक्शन, तो उससे क्या होगा, उससे भी थोड़ा बहुत फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा नहीं, पर जितना लगेगा उससे इफेक्ट तो पड़ता है ना, भले ही पॉइंट में इफेक्ट पड़े,
फ़र्क तो पड़ेगा, फोर्स का फ़र्क तो पड़ेगा, है ना। वो एयर फ्रिक्शन हो, विंड, कुछ भी चीज़ें हो सकती। अगर ये ऑब्जेक्ट हम इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें, ऐसा माने कि इस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो उसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था एरिस्टोटल ने कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका जो स्पीड होगा, स्पीड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। देखो एरिस्टोटल ने कहा था कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इसका मतलब ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका फीदर क्या होता है, पंख, है ना। मान लो आपका किसी भी एक पक्षी का पंख है, फीदर, है ना, तो ये, और दूसरा मान लो आपका आयरन बॉल, है ना। तो देखो आपको पता है वैसे तो कि इसका मास क्या होता है और इसका मास क्या होता है ना। तो इसने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा स्पीड से वो नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये था कि अगर हम इन दोनों को गिराएं साथ में तो ये ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फास्ट नीचे आएगा। इसका मतलब ये पहले ग्राउंड को टच करेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये t1 टाइम में ग्राउंड को टच कर गया और ये भी कुछ t2 टाइम में ग्राउंड को टच कर गया, तो सिंस इसकी स्पीड जो v1 और इसकी स्पीड जो v2, इसने कहा था कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि इसका मास इससे बड़ा है, इसका मतलब इसकी स्पीड, इसके हिसाब से स्पीड ज़्यादा होगी। अगर भारी है तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसने कहा था ना ऐसा एरिस्टोटल ने। तो v1 क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन v2, है ना। अच्छा स्पीड ज़्यादा है तो टाइम ऑब्वियसली उसको नीचे पहुंचने कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा है ना। अगर गाड़ी स्पीड ज़्यादा हो तो वो जल्दी पहुंचती है ना दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, t1 लेस देन t2। इसका मतलब इसने कहा कि ये जो केस है इसमें, है ना, तो इन दोनों को डिफरेंट टाइम लगेगा, नीचे पहुंचने में सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, है ना, आपको या 9th की बुक्स में भी दिया होता है, तो आपको पता ही होगा या आपको बताया होगा आपके टीचर्स ने कि एक्चुअली क्या होता है। जब हम फ्री फॉल करवाते हैं फीदर और आयरन बॉल, है ना, मान लो आयरन बॉल M1 और M2, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करते हैं। इफ़ देयर इज़ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन, है ना। एयर फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ फ्री फॉल हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का इस पर इफ़ेक्ट है इन दोनों पे। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि t1 अगर मैं मान लूँ दोनों का टाइम t1 t2, तो दोनों ही इक्वल होते हैं, मतलब सेम टाइम। तो एरिस्टोटल ने जो बात कही थी वो क्या थी, गलत थी। लेकिन उनका क्या था, मैंने कहा था ना, वो जो चीज़ देखते थे वो मान लेते थे। उन्होंने एक चीज़ देखी कि गिरी, अच्छा अब गिराएंगे वो दो चीज़ों को तो वो जल्दी पहुँची, क्योंकि एयर फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखो आयरन बॉल तो इतनी भारी है, उस पर एयर ज़्यादा ऊपर को भेज नहीं सकती उसको, लेकिन पंख क्या होता है, एकदम से नीचे नहीं आता, वो क्या करता है, उस पर हवा की वजह से वो फिर से ऊपर जाता है, यहाँ वहाँ, है ना, तो उससे उसका टाइम ज़्यादा लगता है उसको नीचे पहुँचने में, है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए क्या था कि एरिस्टोटल जनरली जो था, उन्होंने जो देखा वो मान लिया। उन्होंने अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया और ना ही मैथमेटिकली समझा कि वैसा क्यों होता है ना। अब हम बात करते हैं गैलीलियो की। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमको इसका अपोजिट बिल्कुल बताया कि एज लॉन्ग एज हम बात करें वैक्यूम में, ये एक्सपेरिमेंट हमने वैक्यूम में किया है, क्योंकि वैक्यूम में नहीं होता। रियल लाइफ में तो आपको पता है पंख लेट नीचे आता है, बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट, है ना। तो हमें वैक्यूम बनाना पड़ेगा। तो एयर फ्रिक्शन कहाँ नहीं होगी, वैक्यूम में, जहाँ एयर नहीं है ना, वैक्यूम में, है ना, सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा। तो उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज एयर फ्रिक्शन इज़ अब्सेंट, मतलब वैक्यूम है जहाँ पे, तो क्या होगा कि स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना। उसने तो क्या कहा था कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा है ना, तो वही स्पीड नीचे तक रहती है, उन्होंने कहा था। उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, है ना। अगर मान लो किसी का मास ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम वाले मास से, लेकिन होगी तो उतनी ही ना। उन्होंने थोड़ी ना कहा था कि नीचे जाते वो बढ़ेगी। इन्होंने क्या किया, स्पीड को इन्होंने बोला कि स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, एंड उसके बाद क्या होता है कि स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एज लॉन्ग एज एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल, है ना। एज लॉन्ग एज एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल, उस पर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास का इफेक्ट तब आता है जब एयर फ्रिक्शन को अपोज करना हो, है ना। अगर एयर फ्रिक्शन को अपोज करना है तो भारी चीज़ को एयर फ्रिक्शन कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएगी, उसको रोक नहीं पाएगी अच्छे से, है ना। उस पर अपवर्ड फोर्स नहीं लगा पाएगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है, तो ये चीज़ जो होती है वो हम देख नहीं सकते, है ना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके लिए वैक्यूम की ज़रूरत होती है। जिसका मतलब एज लॉन्ग एज एयर फ्रिक्शन इज एब्सेंट, स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड
देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ मास ऑन द स्पीड। उन्होंने क्या कहा था कि स्पीड इज इक्वल टू मास, अगर हैवी होगा तो ज़्यादा स्पीड। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि टाइम के साथ डिपेंड करती है, कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ इन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एरिस्टोटल ने, पर ये नहीं बताया कि किस तरह से। इन्होंने इस चीज़ को आगे प्रूफ किया, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे किया, है ना। इतना आपको होपफुली समझ आया होगा, है ना। उतना कुछ टफ है नहीं, आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी है ना। जहाँ समझ नहीं आता आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि गैलीलियो ने एरिस्टोटल को गलत प्रूव कर दिया, कैसे? मैथमेटिक्स के यूज से, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर मैथमेटिक्स से उसने एरिस्टोटल को गलत प्रूव कर दिया, इट मीन्स मैथ्स इज़ यूज्ड इन फिजिक्स, है ना। और मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। सो वी विल सी हाउ दैट वाज डन बाय गैलीलियो। तो देखिए बच्चों, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्री फॉल का। उसने क्या किया, देखो उस टाइम पे उतनी कोई, जैसे आजकल की मॉडर्न क्लॉक्स है स्टॉप वॉच टाइप, ऐसी कोई क्लॉक थी नहीं, है ना। प्रिमिटिव क्लॉक्स थी पुराने टाइम की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब उनके लिए एकदम से इस टाइम पे स्टॉप वॉच तो है नहीं, तो उनको टफ था उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ना। उन्होंने इसकी जगह मान लिया किसी ढलान वाली जगह पे, है ना। मान लो कि ब्लॉक है ना, यहाँ से इसको नीचे फेंका, है ना, रोल किया इसको डाउन द स्लोप। अब क्या होता है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एकदम से नीचे आएगा, यहाँ पे स्लोप पे क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा ना, एकदम से नीचे नहीं आएगा। अच्छा मैं जैसे मान लो ये है, अच्छा मान लो 90 डिग्री था, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, है ना, ये आपका मान लो ग्राउंड है, इसी ब्लॉक की बात। 90 डिग्री से फेंकूंगा तो एकदम से नीचे आएगा। अच्छा मान लो एक ब्लॉक बना दूँ ना मैं, इसका इंक्लिनेशन 90 से थोड़ा कम डिग्री का है ना, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा लेकिन इतनी स्पीड से नहीं आएगा। अगर मैं अच्छा इसको और थोड़ा स्लोप घटा दूंगा, है ना, अभी आपको टेंशन नहीं है स्लोप घटी कैसे घटी, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी आप समझो कि मैंने ढलान थोड़ी और मतलब कम कर दी, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको ऑब्वियस लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, और स्लो आएगा। अच्छा मान लो मैं ऐसे कर दूँ, इसको इस तरह से कुछ ढलान कर दूँ, ठीक है, यहाँ से ढलान से नीचे आया तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे और स्लो आएगा, है ना, इसके कंपैरिजन में यहाँ से और स्लो आएगा। तो धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व कर सकते थे, है ना। इसमें चेंज कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा सा, तो इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो क्या होगा, जैसे वो घड़ी देखेंगे उतने टाइम में तो ये नीचे पहुँच चुका होगा, है ना। तो जितना स्लो होगा उतनी आसानी से वो इस चीज़ को और इतनी एक्यूरेटली वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अब क्या होगा, देखो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग डिग्री की स्लोप ली, मतलब अलग अलग ढलान वाले ये जो प्लेटफॉर्म्स थे, है ना, उस तरह के उन्होंने क्या किए, अलग अलग ढलान वाले प्लेटफॉर्म्स पे वो एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो उन्होंने जो पाया एक्सपेरिमेंटली वो क्या था, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही स्लोप वाला प्लेटफॉर्म लिया, उसमें अलग अलग एंगल्स पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। मान लो ये 10 डिग्री एंगल है ना, आर्बिट्री कोई एक्यूरेटली मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है ना आपको बताने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इक्वल टाइम इंटरवल लिया, मान लो 1-1 सेकंड का इंटरवल लिया, है ना। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या 2 सेकंड का इंटरवल लिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इंटरवल तो कितना भी हो सकता है, बस इक्वल, है ना। तो मान लो कितने भी सेकंड का इंटरवल लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उन्होंने पाई वो x, 3x, और ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, आपको जो समझना है वो समझ आ जाएगा ना, आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहो और इस चीज़ को देखते रहो, है ना। तो इससे क्या पता चला उनको कि ये जो डिस्टेंस थी x, 3x और 5x, इसकी रेशो क्या है, x रेशो 3x रेशो 5x क्या है, आप समझ सकते हैं ना, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में, तो इसकी रेशो क्या है, x सभी में क्या है 1 रेशो 3 रेशो 5, ऑड नंबर। तो इससे क्या पता चला, उनको एक आइडिया लग गया कि डिस्टेंस कैसे वैरी करे। उनने बोला था ना कि वेलोसिटी चेंज करी, ये सब चीज़ें, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कैसे प्रोपोर्शन में क्या होगा या कैसी रेशो होगी। इनने थोड़ा थोड़ा पता कर लिया कि डिस्टेंस जो वैरी करेगी दैट विल बी इन रेशो 1 रेशो 3 रेशो 5, है ना। फिर बात करते हैं, इन्होंने धीरे धीरे एंगल चेंज किया, 10 डिग्री, फिर इन्होंने 20 पे किया, फिर 60 पे, फिर अब धीरे धीरे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, तो लास्ट अल्टीमेटली एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, है ना। 0 से 90 डिग्री तक टेंड किया, तो क्या हुआ, उन्होंने पाया कि चाहे मैं एंगल जितना भी इंक्रीज कर दूं, ये रेशो क्या रह रही है, सेम 1 रेशो 3 रेशो 5। तो 10 पे वही 20 30, अब 90 पे ये थोड़ा मतलब मैंने बताया ना, नहीं तो डायरेक्ट 90 पे ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे उतनी मॉडर्न क्लॉक्स नहीं थी, तो 90 पे ऑब्जर्व करना उतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि एंगल चेंज कर रहे हैं, तो ये तो रेशो वही रह रही है, इट मीन्स 90 पे भी वही रहेगी, है ना। तो इससे क्या पता चला कि 90 डिग्री मीन्स फ्री फॉल में भी डिस्टेंस कैसे वैरी करेगी, 1 रेशो 3 रेशो 5।
इस रेशियो में वेरी करेगी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। और सबसे बड़ी बात, ये कब वैलिड है? जब ये रेस्ट से शुरू हो, मतलब बिल्कुल रुका हुआ है, वहाँ से इसको छोड़ा। आपको अभी यही देखना है कि सबसे सिंपलेस्ट केस, रेस्ट से उन्होंने छोड़ा, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा स्पीड नहीं थी, इनिशियल स्पीड वॉज 0, तो यहाँ तक पहुँचा 1:3:5 उसका क्या था, उन्होंने मैथमेटिकल रिजल्ट पाया, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, है ना, आगे धीरे धीरे। देखो बच्चों, आपको इतना तो समझ आ चुका है कि मैथमेटिकल रिजल्ट क्या था। अब हम इसको और अच्छे समझते हैं। फॉर फ्री फॉल हमने क्या किया, देखो मैंने बताया ना आपको, मान लो थोड़ा छोटा इंटरवल ले लेता हूँ मैं, इंटरवल टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस का इंटरवल, क्योंकि आपको पता है ना x3 x 5x है ना, तो मान लो ये और बड़ा होगा, है ना, ये x, ये 3x, ये 5x, ठीक है। ये था t = 0 टाइम जब रेस्ट पे था। ये मान लो किसी t = देखो वैसे तो ये टाइम इंटरवल हमने क्या किया, सेम टाइम इंटरवल पे ऑब्जर्व किया है ना, हमने बताया था ना t तीनों टाइम इंटरवल क्या है, एक सेम, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। t यहाँ से यहाँ तक टाइम टोटल क्या होगा, 0 से t, यहाँ पे और t ऐड कर दिया तो टाइम यहाँ तक क्या हो चुका होगा 2t, यहाँ पे क्या हो चुका होगा 3t, है ना। 0 से इनिशियली टाइम यहाँ पे क्या पहुँच गया, मान लो यहाँ 1 सेकंड था, यहाँ 1 सेकंड और जुड़ गया तो 2 सेकंड हो गया, वैसे ही t से t जुड़ गया तो 2t, है ना, x3 x 5x। अब देखिए जब t था तो x था, है ना, t के लिए x थी डिस्टेंस। अच्छा टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 2t हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर की, 2t के लिए की x + 3x 4x, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए t + t, जब इस पूरे टाइम इंटरवल की बात करूँ, ये पूरा टाइम फाइनली 3t और डिस्टेंस टोटली कितनी हो गई 9x। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कैसे वैरी कर रहा है। देखिए ये 1t था तो ये 1x था, देखो 1t 1x, 2t 4x, 3t 9x, ये तो 1 1 1 वैरी कर रहा है। लेकिन ये कैसे कर रहा है, इसका स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का आ गया तो इसका स्क्वायर यहाँ 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, मतलब कैसे वैरी कर रहा है एज स्क्वायर, है ना। तो मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि जो x है ये कैसे वैरी कर रहा है, इसका स्क्वायर, है ना। तो हम बता सकते हैं कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, जितना हमने टाइम बढ़ाया उसके स्क्वायर में ये बढ़ेगा, तो x इज़ प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, मतलब x बढ़ेगा किसके साथ, टाइम का स्क्वायर के साथ। इस टाइम का स्क्वायर किया उतना बढ़ा x, है ना। समझ आ रहा है ना आपको, बेसिक मैथमेटिक्स है, उतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, है ना। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये मैथमेटिकल उन्होंने प्रूव किया। अब देखिए ये तो था, हमने आर्बिट्री डिस्टेंस ली थी x, टाइम लिया था t, अब उन्होंने कुछ वैल्यू ली होगी, उसके हिसाब से आपका एक्सपेरिमेंट करते गए तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है ना। तो उन्होंने जो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर में जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, जो उसका कांस्टेंट था, उन्होंने जो ये k मान लो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ही फाउंड इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, है ना। तो समझ आ रहा है ना आपको, कांस्टेंट उन्होंने 5। तो उन्होंने क्या किया, क्या बड़ी बात है, देखो एरिस्टोटल ने बात कही लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया ना इस चीज़ को। इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि x आपका टाइम के साथ कैसे बढ़ेगा, है ना, क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, 5t स्क्वायर, है ना। एज टाइम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग x इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम, है ना, और स्क्वायर ऑफ टाइम और साथ में कॉन्स्टेंट क्या था 5। अब देखिए फाइनली गैलीलियो फाउंडेड a formula for free fall of an object from rest, है ना, for the distance traveled in time t, है ना। तो it was equal to x is equal to 5t square, है ना। जब वो गिर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है उसका फॉर्मूला। अब मैं जैसे मान लो t = 0 है, जब स्टार्ट किया तो 1 सेकंड पे मेरे को डिस्टेंस निकालना, तो 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, समझ आ रहा है ना आपको। तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला उन्होंने इस तरह से फाइंड किया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो बात थी वो थी कि अब इन्होंने क्या किया, इसके लिए जैसे देखो x है ना, इस पूरे इंटरवल के लिए 0 से t तक, वो सोच सकते हैं कि देखो स्पीड तो कुछ रही होगी, हमें नहीं पता, अभी हमें स्पीड की बात कर ही नहीं रहे ना, स्पीड कुछ रही हो। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि स्पीड कांस्टेंट ही रहती है, कभी वो 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है ना। लेकिन अगर हम देखें तो हम स्पीड को एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज हमें पता है, वैसे भी आपको इतना मैथ तो आता ही हो कि एवरेज क्यों लेते हैं हम, जब बहुत सारा डेटा वेरी कर रहा हो तो हम उसको एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है ना। तो जो डेटा का वेरिएशन होता है उसी एवरेज वैल्यू के आसपास चलता रहता है, डेटा उसी हिसाब से चेंज होता है। तो एवरेज स्पीड उन्होंने एक डिफाइन की, देखो ऐसा आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड उन्होंने क्या डिफाइन की,
इस पूरे इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पूरे इंटरवल में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइड बाय पूरे इंटरवल में कितना टाइम था, 10 सेकंड थे, 20 सेकंड थे, उसे डिवाइड करके एवरेज स्पीड आ गई, है ना। अब देखिए एवरेज स्पीड कुछ आएगी, मान लो वी एवरेज, वी से हम स्पीड को डिनोट करते हैं फिजिक्स में, है ना, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स में हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। तो वी एवरेज, अब वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, टोटल डिस्टेंस कुछ होगी, मान लो 100 किलोमीटर, टोटल टाइम मान लो 2 आवर था, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये तो कांस्टेंट रही। एक्चुअली हमें पता है ना स्पीड ऐसे ही थोड़ी ना रहती है हर टाइम, कभी स्पीड हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, ब्रेक दबाते हैं कम हो जाती है ना, क्योंकि गाड़ी एक ही स्पीड पे थोड़ी ना चलती है। लेकिन ये क्या है, एवरेज उतनी तो रही होगी, उससे कम उससे ज़्यादा डेटा वेरी करता है ना, कभी 48 रही होगी, कभी 52 रही होगी, सभी मिला के एवरेज क्या आया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। दिस इज़ एवरेज फॉर द होल टाइम इंटरवल, है ना। तो समझ आया वी एवरेज क्या होता है। तो उन्होंने वी एवरेज का कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अब देखिए तो नेक्स्ट हम जो चीज़ करेंगे दैट इज़ हम स्पीड निकालेंगे। हमने x का रिलेशन निकाला, x इज इक्वल टू 5t²। अब हमें मान लो किसी टाइम पे v निकालनी हो, v इज स्पीड एट टाइम t, है ना। बॉल गिर रही है ना, बॉल गिर रही है आपको पता है, उस पर एक्सलरेशन नीचे से एक्ट करिए, कौन सी, ग्रेविटी की, g, है ना, स्मॉल g, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑब्वियस है अब अगर हम गाड़ी में एक्सलरेटर दबाएंगे, उस पर एक्सलरेशन लगाएंगे तो स्पीड चेंज होगी ना, तो इसी तरह से इसकी भी स्पीड चेंज होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या, हमें स्पीड का भी रिलेशन निकालना पड़ेगा, किसी टाइम पे स्पीड हमें पता करनी है, जैसे किसी टाइम पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की वो पता की, है ना। अब किस टाइम पे स्पीड हमें पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जो स्पीड और टाइम को रिलेट करे, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालेंगे। देखो बच्चों अब क्या है कि जैसे हमने रिलेशन फाइंड किया x इक्वल टू 5t²। अब हमें एवरेज स्पीड तो पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें मान लो किसी टाइम पे स्पीड निकालनी है ना, क्योंकि स्पीड क्या होगा, देखो कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, है ना, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, कौन सी, उस पर फोर्स लगनी है ग्रेविटी के नीचे को, तो एक्सेलरेशन एक्ट करी है। जैसे अब गाड़ी में चलाते हैं जब, तो उसमें एक्सेलरेटर दबाएंगे तो स्पीड चेंज होगी, तो ये भी एक्सेलरेटर का काम कर रहा है ना, तो इसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी, मान लो यहाँ 0 थी, यहाँ 10 हुई, कहीं यहाँ 20 हुई, है ना। तो वो हमें पता करना है कि कैसे, किस टाइम पे कितनी थी, एग्जैक्ट पता करना है, तो उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको मैं मतलब ऐसे सोचो कि कोई टाइम इंटरवल मैंने लिया डेल्टा टी, उसमें मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा एक्स, इस टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी डेल्टा एक्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इस टाइम इंटरवल के लिए, अभी बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज डेल्टा एक्स और टोटल टाइम टेकन दैट इज डेल्टा टी, दैट इज एवरेज स्पीड फॉर दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब कैसे करूँगा मैं, देखो मान लो हमें पता है रिलेशन ये है, x इज वेरिंग एज 5t², है ना, x का फॉर्मूला है 5t², मतलब t टाइम में ये चला कितना x, है ना। अच्छा यहाँ पहुँच गया मान लो, उसके बाद इस टाइम के बाद मान लो डेल्टा t टाइम में ये कितना चला, डेल्टा x जो मैं बात कर रहा हूँ ना। तो इस टाइम इंटरवल के लिए वी एवरेज निकालनी मुझे, है ना। देखो अब ये समझो आप, ये तो था यहाँ से 0 से t हुआ, अब t में हमने डेल्टा t और जोड़ दिया, तो यहाँ पे फाइनली टाइम क्या होगा, t प्लस डेल्टा t, है ना। ये तो डेल्टा t का चेंज है ना टाइम में, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा t है, यहाँ से यहाँ तक t है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है डेल्टा x। तो टाइम टोटल क्या होगा यहाँ तक, t प्लस डेल्टा t, ये डेल्टा t इस टाइम में चेंज किया हमने, कितना चेंज किया वो हम देखेंगे, है ना। और ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ तक टोटल, ये x थी यहाँ तक, यहाँ पे डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x, है ना। अब हमें पता है, देखिए x इज इक्वल टू 5t², है ना। अच्छा मतलब x है दैट इज इक्वल टू 5t²। अब इस टाइम के लिए देखो यहाँ पे x क्या है, x प्लस x की जगह है x प्लस डेल्टा x, है ना, फॉर्मूला में ही ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे टाइम क्या है, t प्लस डेल्टा t, तो t की जगह हम पुट करेंगे t प्लस डेल्टा t, और सिंस उसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, देखिए ये x प्लस डेल्टा टी, x इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस डेल्टा x ऐसे ही रहेगा, वहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे हम, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, दिस इज a दिस इज b, प्लस 2ab 2a t इंटू b डेल्टा t प्लस b का स्क्वायर डेल्टा t का स्क्वायर, दिस इज, है ना। सो x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 5 को, 5t² प्लस 5 इंटू 2
10t डेल्टा टी प्लस 5 डेल्टा टी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, हमें इतना पता है कि x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, है ना, ये पहले प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे x है, यहाँ 5t स्क्वायर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं 5t स्क्वायर को भी x लिख सकता हूँ और डायरेक्ट इसको x दोनों साइड है तो इसको हटा सकता हूँ, इस साइड जाएगा माइनस x 0, है ना। तो डेल्टा x क्या आ गया दिस। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा x बाई डेल्टा t निकालना है ना। तो मैं यहाँ पे वैसे तो डेल्टा t कॉमन ले सकता हूँ, पर मान लो मैं दोनों साइड डेल्टा t से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, है ना। डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा t से डिवाइड किया तो ये देखो t इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई में डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर है। डेल्टा t का स्क्वायर मतलब 2 डेल्टा t है, डेल्टा t इंटू डेल्टा t, एक डेल्टा t बचेगा, है ना, पावर से कट के 5 इंटू डेल्टा t। सो अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर v एवरेज फॉर द इंटरवल डेल्टा x एंड डेल्टा t। देखिए हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया ना। हम बोल सकते थे कि अब v एवरेज हम ऐसे निकालेंगे। अब देखिए ये तो था v एवरेज, पर ये तो हम था एक इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं कि v एवरेज इस तरह से वैरी करता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक इंस्टेंट पे, जैसे गाड़ी में क्या होता है स्पीडोमीटर लगा होता है ना, वो किसी इंस्टेंट पे बताता है, एवरेज स्पीड नहीं बताता हो, ये तो एवरेज है। तो इंस्टेंट पे मेरे को मान लो 2 सेकंड में निकालनी हो, वो इंटरवल नहीं है, वो सेकंड है, 2 सेकंड पे निकालनी है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं इंस्टेंटेनियस निकालूँ। वो कैसे निकालूँगा, हम निकालना सीखेंगे, है ना। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। देखो आगे हम इससे भी इंस्टेंटेनियस निकालना सीखेंगे। देखो तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इसको समझने के लिए हमने वी एवरेज का जो फॉर्मूला निकाला उसको लिख लेते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी। तो देखो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, है ना, उन क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो वी एवरेज अगर हमें फर्स्ट जो कंडीशन दी है दैट इज़ फॉर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा आपको ये भी समझ आ चुका होगा, यहाँ पे हमने कहीं मास दिया हमको नहीं, फिर भी हम ये सारी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। इट मीन्स फ्री फॉल में मास का कोई यूज़ होता ही नहीं है ना। तो जो एरिस्टोटल ने कहा था वो ऑटोमेटिकली अभी तक गलत प्रूव हो चुका है। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइम दिया है और हम उससे डायरेक्ट वी और एक्स निकाल रहे हैं। इट मीन्स किस पे वैरी कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। गैलीलियो ने सही कहा था ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये वी और एक्स वैसे वैरी करते जाएंगे। अब देखो 2 से 3 सेकंड के लिए हमें वी एवरेज निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 सेकंड, यहाँ पे टाइम का चेंज कितना है, जो डेल्टा टी में बात कर रहा हूँ कि हमने टाइम चेंज किया वो कितना है, 1 सेकंड का। डेल्टा टी तो 1 सेकंड है और इनिशियल टाइम जो टी था वो क्या है, 2 सेकंड। वैल्यू पुट करेंगे तो वी एवरेज क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 कितना है 25, है ना। यूनिट्स की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ समझो, है ना। दूसरा मैं मान लूँ ये टाइम इंटरवल देखो 2 से 3 का था, मैं छोटा कर दूँ 2 से 2.5 कर दूँ। अब ये टाइम इंटरवल छोटा हो गया ना, ये पहले 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था, ये अब थोड़ा ही टाइम इंटरवल चेंज हुआ है 0.5, है ना। तो वी एवरेज क्या होगा 5 इंटू डेल्टा टी, कितने का चेंज है यहाँ पे 0.5 सेकंड का, आधे सेकंड का, है ना। 5 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू टी, इनिशियल टाइम टी दैट इज टी से डेल्टा टी हुआ ना, फिर टी प्लस डेल्टा टी है ये, है ना। तो टी था 2, तो 20 प्लस कितना ये कितना आएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 22.5, है ना। तो आपको समझ आ रहा है ना कैसे हम निकाल रहे हैं वी एवरेज, है ना। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को और छोटा करके देखते हैं ना। तो ये तो था पहले 2 से 3 था, 2 से 2.5 किया, अब हम और कम करते हैं, t इज इक्वल टू 2 to 2.1, है ना। अब 0.1 बहुत छोटा नहीं बट छोटा चेंज है। देखो तो वी एवरेज क्या होगा 5 डेल्टा टी, कितना है इसमें चेंज 0.1 का, है ना, प्लस 10 इंटू टी, इनिशियल टाइम कितना है 2, है ना। तो अब क्या होगा ये आ गया 20.5, है ना। और लास्ट मान लो मैं एक और ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 2.01, है ना। 2.01 लूँ तो डेल्टा टी कितना आएगा, मतलब टाइम में चेंज कितना आएगा 0.01, आप निकाल सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया तो वी एवरेज आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। 0.05 तो ये आ जाएगा 20.05, है ना। समझ आ रहा है आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ना। अभी कुछ याद करने का है ही नहीं, मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, है ना। जो आपको सिर्फ देखते जाता है, समझने जाना, मतलब ऐसा है कि
अभी कुछ है नहीं खास, है ना। मैंने आपको सिर्फ बताया, आपको देखना है, सुनना है, समझना है ना। कुछ मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको याद रखना है, याद रखने वाली चीज़ें आगे आएंगी। अभी हम बेसिक मैथ समझ रहे हैं ना, तो जो समझने वाली चीज़ है उसको समझना ही, रटना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हमने 2 से 2.01 किया था, अब 2 से 2.001 है ना, और छोटा इंटरवल कर दिया, 0.001 का चेंज। डेल्टा टी कितना है 0.001। तो वी एवरेज क्या होगा, डेल्टा एक्स है ना। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था 5 डेल्टा टी प्लस 10, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, वी एवरेज का फॉर्मूला है ना। वी एवरेज का फॉर्मूला देखो, तो देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, इतने सारे इंटरवल लिए, अब हम और इंटरवल छोटा कर देते हैं ना। 2.01 था, 2.001, हमें फॉर्मूला पता है वी एवरेज का। तो वी एवरेज क्या होगा इसके लिए, देखिए 2.001 तक जाना है ना। डेल्टा टी आपको पता है माइनस कितने का चेंज आया वो आप निकाल सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल कितना टाइम चेंज हुआ। वी एवरेज होगा डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम, 5 इंटू डेल्टा टी प्लस 10 इंटू इनिशियल टाइम टी, तो यह आ जाएगा 20 प्लस 20.005 है ना। ये जो हमने अभी तक किया ना, इससे इस इंटरवल में ये स्पीड रही वी एवरेज, तो हम उसको एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं। देखो मान लो ये इंटरवल और ये आपका उस इंटरवल के लिए वी एवरेज, ठीक है। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, हमने अलग अलग इंटरवल के लिए वी एवरेज निकाली। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो हमने किया था 2 से 3 के लिए निकाला था 25 वी एवरेज आया था। 2 से 2.5, देखो ये इंटरवल बड़ा था 2 से 3, ये 2 से 2.5, थोड़ा छोटा इंटरवल और छोटा कर दिया है ना, 0.1 का और छोटा कर दिया। तो हम क्या करें, धीरे धीरे डेल्टा टी जो इंटरवल है, ये डेल्टा टी चेंज इन टाइम क्या करें और छोटा करें, मतलब डेल्टा टी डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, चेंज इन टाइम को कम कर रहे हैं, मतलब बहुत कम टाइम चेंज कर रहे हैं। तो वी एवरेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारा वी एवरेज था क्या, वी एवरेज आपको लग रहा है किसके पास जा रहा है, देखो वी एवरेज धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, 20 के पास है ना। तो वी एवरेज जो हमारा टेंड कर रहा है वो, सॉरी इसको टेंड कर रहा है 20 को है ना। तो वी एवरेज जैसे हम डेल्टा टी डिक्रीज करें, वी एवरेज 20 को टेंड कर रहा है और एक टाइम पे 20 हो जाएगा जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा मतलब इतना छोटा कि हमें लगेगा कि हमने टाइम चेंज ही नहीं किया है, मतलब उसी टाइम पे। तो उसी टाइम पे स्पीड क्या होगी, वही जो वी एवरेज है 20 है ना। कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे हम। देखो हमारे पास वी एवरेज जो था दैट वाज 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी। मैंने क्या कहा आपको कि जैसे जैसे हम डेल्टा टी मतलब टाइम छोटा करते जा रहे हैं, मतलब पहले मैंने 1 सेकंड का चेंज किया, अब 0.5 सेकंड का है ना, अब मैं और कम, मतलब इतना कम चेंज कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ चेंज किया उसी टाइम पे। लेकिन मैथमेटिकली वो चेंज है, जैसे 0.000 इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है ना। तो डेल्टा टी कहाँ जा रहा है, वो बहुत छोटा चेंज। तो डेल्टा टी विल टेंड टू 0, समझ आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें पुट करेंगे वी एवरेज में लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ना। तो लिमिट लगाएंगे इस फंक्शन में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समझ आ रहा है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो अप्रोक्सीमेटली तो 0 ही हो गया है ना, लिमिट लगाई ना हमने। तो बचा क्या फिर, ये तो टी है। तो वी एवरेज हमारा जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है वो आ रहा है 10t। कितना आ रहा है, 10t, ठीक है। और सिंस हमने टाइम बहुत छोटा चेंज किया, मतलब हमने टाइम चेंज ही नहीं किया, मतलब ये तो उसी टाइम पे स्पीड बता दी है ना। एवरेज तो है ये मैथमेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है, ये तो उसी टाइम की स्पीड है, बिकॉज हमने टाइम तो इतना छोटा चेंज किया है कि लगेगा कि चेंज ही नहीं किया है ना। तो इसका मतलब यही चीज़ क्या बन जाती है, वी इंस्टेंटेनियस, मतलब उसी टाइम पे जो स्पीड, जो हमारा स्पीडोमीटर बताता है ना, दैट इज़ वी इंस्टेंटेनियस है ना। तो हमें समझ आया ना। जैसे ही हम, मतलब अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि मैंने क्या किया, तो देखो हमने देखो एज अ समरी बता रहा हूं मैं, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस की थी, तो वी एवरेज था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है ना। तो देखो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूं, मतलब टाइम चेंज ही ना करूं, इतना कम चेंज होने की लगेगा, चेंज ही नहीं किया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जो वी एवरेज होगा ना, वही क्या होगा, वी
इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम की स्पीड होगी, है ना। ये मैथमेटिकल आपको, बाकी आपको सिर्फ समझना है मैंने क्या किया, समझ आ रहा है ना आपको, है ना, कि मतलब वी एवरेज जो था उसको वी इंस्टेंटेनियस कैसे बनाया, जब मैंने डेल्टा टी को 10 to 0 किया, मतलब चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0, तो वो वी एवरेज ऑलमोस्ट क्या बन जाता है, वी इंस्टेंटेनियस, है ना। समझ आ रहा है ना आपको। तो हमें क्या पता चला, आपने देखा हमारे पास वी इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, वी का फॉर्मूला आ गया, एक्स का आया था 5t², तो वी का क्या आ गया हमारे पास 10t, मतलब वी हम कन्वेंशनली इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करें ना, कोई एवरेज स्पीड नहीं, तो हमारे वी का फॉर्मूला भी आ गया। तो गैलीलियो ने तो बहुत अच्छी बात बता दी, हमें एक्स का फॉर्मूला बता दिया, वी का फॉर्मूला बता दिया। तो देखो अब वी का फॉर्मूला बता दिया, उसने क्या चीज़ प्रूव कर दी, उसने एरिस्टोटल को कहाँ गलत प्रूव कर दिया। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो स्पीड है वो टाइम तो सेम ही रहता है, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करती, किस पे, मास पे डिपेंड करती है। यहाँ पे तो मास को यूज़ ही नहीं किया हमने, देखा आपको कहीं मैथ यहाँ कैलकुलेशन में मैंने मास का यूज़ किया कि जैसे मैंने फोर्स लिखी मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या आ गया, डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे v भी आपका इंक्रीज होगा, दैट इज़ कॉल्ड v इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे हम कि इन्होंने यहाँ पे एरिस्टोटल को गलत प्रूव कर दिया, है ना। अच्छा ये यहीं पे नहीं रुके, अभी हमने ये रिलेशन निकाला इन्होंने कि x इक्वल टू 5t²। अच्छा मान लो, वैसे तो ये मतलब प्रूव्ड रिलेशन है, यही रिलेशन होगा, है ना। अच्छा इसकी जगह ये ना होते हुए ऐसा होता है, मान लो x इक्वल टू 5t³ आता, वैसे तो ये है नहीं, मान लो अगर हम ये होता तो क्या होता है ना, हमारे पास रिलेशन था कि अच्छा अगर मान लो हम चेंज करते जैसे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पे, और ये t इक्वल टू t प्लस डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी टाइम चेंज किया यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, यहाँ से x किया यहाँ तक, और डेल्टा टी टाइम में मान लो डेल्टा x चेंज आया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया x प्लस डेल्टा x। ये मैं आपको पहले बता चुका है ना, समझाने की जरूरत है नहीं, आप पीछे देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आया हो। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा उसी चीज़ को, तो x प्लस डेल्टा x टाइम, मतलब x प्लस डेल्टा x जो स्पीड सॉरी डिस्टेंस आई किस टाइम में आई थी वो t प्लस डेल्टा टी, तो t प्लस डेल्टा टी मैं यहाँ पुट करूँगा और उसका क्यूब, t की जगह t प्लस डेल्टा टी। अच्छा इसको मैथमेटिकली देखेंगे अब, इसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5t प्लस डेल्टा टी का क्यूब, है ना। तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। आपको पता होगा फॉर्मूला, है ना, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको ना पता हो देख सकते हैं आसपास से, है ना, याद कर रहा है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। अच्छा 5, देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, t क्यूब प्लस डेल्टा टी क्यूब, है ना, ये क्या है 3t डेल्टा टी, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये t है, t इंटू t², है ना, तो ये आ जाएगा 3t² और साथ में आएगा डेल्टा t, है ना, ये वाला डेल्टा टी, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3t तो ऐसा ही रहेगा, तो डेल्टा t 2 बार है तो डेल्टा t का स्क्वायर। अच्छा इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अब मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाला रिलेशन आगे सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5t³ प्लस 5 डेल्टा t³ प्लस ये डेल्टा t³ है ना, 5 इंटू 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करूँगा 15t² डेल्टा t प्लस 15t डेल्टा t²। समझ आ रहा है आपको। अच्छा मुझे तो पता था ना, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था कि x इक्वल टू अगर 5t³ होता 5t² की जगह, इट मीन्स ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैं यहाँ करूँगा तो -0 जाएगा, दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड से x और 5t³ तो गया, तो बचा क्या, डेल्टा x इक्वल टू 5 डेल्टा t³ प्लस 15t² डेल्टा t प्लस 15t डेल्टा t²। आपको समझ आ रहा होगा ना। यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं दोनों साइड को डेल्टा t से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ होगा डेल्टा x बाई डेल्टा t, है ना, यही बचा था ना, ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो बचा यहाँ पे इतना ही बचा, ठीक है, समझ आ रहा है। डेल्टा t से यहाँ भी डिवाइड किया, इस साइड भी पूरे को डिवाइड किया, तो पहले इसको डेल्टा t से डिवाइड करूँगा बारी बारी, तो 5 डेल्टा t का क्यूब है, एक डेल्टा t गया तो डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 15t², एक ही डेल्टा t था वो चला गया, है ना, डेल्टा t से डिवाइड करने पे, यहाँ पे 2 डेल्टा t है, एक बच जाएगा। समझ आ रहा है, अब भी रिलेशन आया, लेकिन अब कैसा आया, इस तरह का, ठीक है। अब मेरे को फिर से, ये तो क्या है, वी एवरेज,
आपको पता है वी इंस्टेंटेनियस बनाना है तो डेल्टा टी को 0 तक ले जाना होगा, है ना। इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी 0, ये तो क्या, ये भी 0 को टेंड करेगा तो ये पूरी टर्म 0 के सामने, ये 0 है तो ये चाहे जो भी हो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 इंटू 5 0, बचा क्या 15t स्क्वायर, क्या आया 15t स्क्वायर, समझ आया। तो इस तरह से हमने वी इंस्टेंटेनियस निकाल लिया किसी अलग केस में, ठीक है। तो ये तो हमने जो पूरा यहाँ तक आपको समझाया, ये कुछ भी याद नहीं रखना, आपने सिर्फ देखते जाना, आपको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे समझ आ गया, बस उतना काफ़ी है। तो देखो हमने जब x = 5t स्क्वायर था तो जो v एवरेज था ना, सॉरी वी इंस्टेंटेनियस, वो था 10t। अच्छा x = 5t क्यूब हुआ तो इंस्टेंटेनियस v क्या हुआ 15t स्क्वायर। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इंस्टेंटेनियस, कई बार इसको dx/dt भी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, देखो वी एवरेज मैंने कहा था क्या होता है डेल्टा x/डेल्टा t, ये तो कुछ चेंज है, उतना भी छोटा नहीं। जब हम बहुत छोटे चेंज की बात करते हैं तो हम स्मॉल d यूज़ करते हैं ना, डिफरेंशिएशन वाला स्मॉल d, है ना, स्मॉल चेंज। तो हम अगर जब मैंने बात की थी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हम जो डेल्टा t को लिख सकते हैं dt, बहुत छोटा चेंज, और उसी में जो डेल्टा x आया था वो भी बहुत छोटा आएगा, जब टाइम ही बहुत छोटा चेंज किया तो डिस्टेंस भी उतनी वैरी नहीं करेगी dx, ठीक है, समझ आया। तो ये dt dx से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इंस्टेंटेनियस लिखते हैं वी इंस्टेंटेनियस, तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा, बहुत छोटा चेंज है ना डिस्टेंस में, ये तो एवरेज के लिए था बड़ा चेंज, तो छोटा चेंज कैसे लिखेंगे dx/dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ आ गया, समझ आ रहा है ना आपको मैथ्स का कैसे यूज़ हो रहा है फिजिक्स में, है ना। तो वी इंस्टेंटेनियस इज 15t स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों को कॉमनली लिख देता हूँ dx/dt, है ना, ये ऐसा रिलेशन है। अच्छा तो आपको ये समझ आ रहा है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि जब x = 5t स्क्वायर था, जब x = 5t स्क्वायर था, x = 5t स्क्वायर और x = 5t क्यूब, दो केस लिए हमने, तो dx/dt दिस इज वी इंस्टेंटेनियस, हमने प्रूव किया ना अभी, एवरेज में डेल्टा x/डेल्टा t होता है, स्मॉल चेंज होगा तो dx/dt। तो ये आ गया था 10t, ये आ गया था 15t स्क्वायर, है ना, 15t स्क्वायर, है ना, कुछ नहीं है, आपने देख लेना, मैंने करवा दिया, कैसे आया था वो आपको पता है ना। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 2t, वही तो होगा 10t, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 3t स्क्वायर, वही तो होगा 15t स्क्वायर, है ना। तो मेरे को क्या लग रहा है, देखो ये तो कांस्टेंट है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको पता होगा कि 5 तो एज इट इज़ रहता है, कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहता है ना डिफरेंशिएशन, अगर आपको पता हो, नहीं पता तो ऐसे देखो, चेंज क्या चीज़ हुई है, डिफरेंशिएशन किस चीज़ का हुआ है, 5 तो 5 ही रहा, चेंज क्या हुआ, t स्क्वायर से बना 2t और t क्यूब से बना 3t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2t और t क्यूब का डिफरेंशिएशन आया 3t स्क्वायर, है ना। अच्छा ऐसे ही अगर आगे होता ना t4 तो उसका आता 4t क्यूब। यहाँ से जो समझने वाली चीज़ वो पता क्या है, देखो ऐसा हो रहा है, पता है क्या, t स्क्वायर जब था तो 2t आया, t क्यूब जब तब 3t स्क्वायर आया, मतलब ये आया क्या था, t स्क्वायर जब था तो आया 2t, और ये 2 था ना, इसमें एक पावर कम हो गई, तो वही है ना 2 - 1 1, तो t आ गया t की पावर 1। यहाँ पे क्या था, t क्यूब का आया 3t, इसमें भी एक पावर माइनस कर दूँ, 3 - 1 आ गया तो स्क्वायर बन गया, है ना। इसमें कर दूँ मैं फिर से 4t 4 - 1, तो ये आ गया 3, समझ आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली करता है क्या है, पावर घटा रहा है, एक फंक्शन की घटा रहा है ना। कि टी स्क्वायर जब था तो आया 2t 2 - 1, टी क्यूब जब था तब आया 3t 3 - 1, है ना, समझ आ रहा है। t4 जब था तो तब आया 4t 4 - 1। ऐसे ही करते करते अगर tn होता तो आता nt और एक माइनस, है ना, समझ आ रहा है ना। ये 2 यहाँ आ रहा है ना, ये 2 आगे आ गया और इसमें पावर -1, 3 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, तो यहाँ पे n आगे आएगा और इसमें एक n - 1, है ना, पावर जो हो जाएगी 1 से घट जाएगी। तो इससे हमने फॉर्मूला निकाल लिया, है ना। वैसे मैथमेटिकली अलग तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 करके, है ना, लेकिन हम सिंस मैं आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं अलग तरीके से करूँगा, है ना, तब मैं प्योर मैथमेटिक्स से करूँगा। लेकिन अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ आ चुका है कि अगर आपका फंक्शन है t की पावर n, तो उसका जो dx/dt होगा ना, दैट विल बी nt n - 1, है ना।
ये n आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? सिंपल है ना? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपको कन्फ्यूजन होगा फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेल दी हुई है मेरी, है ना, इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, फेसबुक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए ना डिफ्रेंशिएशन का क्या यूज़ होता है, NT(n-1), है ना। अच्छा, तो हमने बात की dx/dt इज NT(n-1). इसको हम बोलते हैं, देखो t में चेंज किया ना तो x में जो dx चेंज आया, इट मीन्स चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t, या चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, कि किस तरह से x में चेंज आया जब हमने t चेंज किया, है ना, टाइम को बढ़ाया 1 से 2 सेकंड किया तो x चेंज हुआ, और यहाँ पे तो dx है ना, स्मॉल चेंज। तो हम जो ये चेंज पढ़ रहे हैं इसी को डिफरेंशिएशन में हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, dx/dt। देखो अभी हमने बात की थी जैसे अगर फंक्शन, जैसे आपका फंक्शन है x = t⁴n, है ना, ये आपका रिलेशन है। तो dx/dt, क्योंकि हम चेंज क्या करेंगे, इसी को करेंगे ना। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके हम वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, ये फंक्शन की वैल्यू है ना। ये हम अगर 1 डालेंगे तो कुछ आएगा, 2 डालेंगे कुछ आएगा, है ना। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कैसे चेंज कर रहा है, जब हमने t को चेंज किया, 1 से 2 किया, 3 किया, तो हमने क्या निकाला था, NT(n-1). ये तो हम फिजिक्स में करें ना, x और t, जरूरी नहीं है। मैथ्स में जब आप करेंगे तो yx हो सकता है, y θ हो सकता है ना। तो क्या होता है, तो तब हम x चेंज करेंगे ना, ये फंक्शन की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, y में चेंज देखेंगे जब हमने x चेंज किया, और यहाँ होता है तो हम y में चेंज देखेंगे जब हमने क्या चेंज किया, अब यहाँ पे थीटा चेंज करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम अलग अलग केसेस में इसको लिखना आना चाहिए, है ना। कई बार बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे मान लो फंक्शन है जैसे y = x⁴n, y = x⁴n, तो वो क्या करते हैं, अब उनको उतना आइडिया नहीं होता तो वो dy/dx लिख देते हैं nx(n-1). ये तो गलत है ना, सॉरी, dy/dt लिख देते हैं nx(n⁴n-1). अब यहाँ पे t की तो बात हो ही नहीं रही है, t कहाँ चेंज करें, यहाँ पे ये क्या है, t में चेंज किया उसमें y का चेंज देखेंगे, यहाँ पे तो t में चेंज किया, यहाँ पे तो x में चेंज किया है, तो मतलब आपने गलत लिखा है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, dy/dx। समझ आ रहा है ना। तो देखो अब डिफरेंशिएशन कुछ बेसिक फार्मूले, एक फार्मूला तो आपको पता चल जाएगा, जब फंक्शन इज x⁴n या t⁴n, तो dy/dt क्या होता है, NT(n-1), है ना। तो उसके अलावा कुछ फार्मूले मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, y = x², है ना। अभी मैं y t वगैरह कुछ नहीं, अभी ये जनरल डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए मैं क्या लिखूँगा, dy/dt या dy/dx, लिखूँगा मैं dy/dx। क्या होगा, x⁴2, x⁴n है, n क्या है 2, तो nx(n-1), तो n ये आगे आ जाएगा 2x 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2x। समझ आया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, y = x। ठीक है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, एग्जांपल समझ लो, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा dy/dx। यहाँ पे क्या है, x⁴1 है ना, x 1 आगे आ जाएगा nx(n-1), 1x 1 - 1 0, 1x वही रहता है, x⁴0 क्या होता है 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है 1। कैसे होता है, देखो ये भी एक छोटा सा प्रूफ है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपने सुना तो होगा कि मान लो a की पावर 0 हो तो 1 होता है, कैसे होता है वो भी तो आपको समझ आना चाहिए। देखो a की पावर 0 1 कैसे होता है, मान लो a की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ a⁴1 - 1, ये भी तो 0 है ना, a की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ a⁴1 - 1। अच्छा आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो x की पावर a - b क्या होता है, xa/xb, तो ये क्या होगा a⁴1/a⁴1, ये तो सेम ही चीज़ है, क्या आ जाएगा 1। प्रूफ हो गया, है ना। तो प्रूफ से मतलब यही चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आपको एंट्रेंस देना है, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, सब चीज़ें करनी है, तो आपको बेसिकली कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। मैंने बोला a⁴0 = 1, तो मैंने उसको प्रूव किया। आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लाना है, तो आपका एंट्रेंस का रास्ता जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको बता दिया है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। मतलब मैं आपको दूंगा, आपने पॉज करके जितना टाइम लेंगे, है ना, करना है, एक्यूरेट करना है। अभी एक्यूरेसी पे काम करना है ना, जब एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है ना तो टाइम जो है धीरे धीरे घटता जाता है, मतलब आप आसानी से कर लोगे जल्दी जल्दी। तो अभी टाइम पे नहीं, जल्दबाजी नहीं, एक्यूरेसी पे टाइम मतलब ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y = x² x³ है ना, x² × x³ x4, देन फाइंड dy/dx। तो फाइंड dy/dx, है ना। इसके ऑप्शन भी देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए इसको, है ना। ये होगा या तो 2x 3x² / 4x³, या होगा आपके पास 1, या होगा 2x 3x² 4x³, या होगा
नन ऑफ दीज, है ना। समझ आ रहा है? इसको ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है ना। आपने होपफुली एक सॉल्व किया हुआ, जिनसे नहीं होता वो ध्यान से देखिए, जिन्होंने किया है वो भी शायद गलत तरीका अप्लाई किया, उनको लग रहा हो कि मैंने सही किया है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, मतलब 1, है ना। इसका आंसर है 1। अब वो कैसे है, पता क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट मेथड क्या है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने किया भी हो, है ना। अब मैंने बता दिया तो आप जल्दबाजी में करेंगे dy/dx, है ना। आप करेंगे एक्स स्क्वायर करूँगा मैं 2x, एक्स क्यूब करूँगा 3 आगे आ जाएगा, है ना, फिर x 3 - 1 2। अब धीरे धीरे कीजिए, ये मैं प्रैक्टिस से सीखा हूँ, आप भी सीख जाएंगे, है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। 4x³, ठीक है, 4 आगे 4 - 1 3, समझ आया। तो कई बच्चों का ये भी आंसर आएगा, हो सकता है ना, कई बच्चों का ये भी आंसर आएगा, लेकिन इसको चाहे आप सिंप्लीफाई करो तब भी ये 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये दिस इज़ रॉन्ग मेथड। क्यों पता है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में है। अभी आपको मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं बताया ना ही डिवीज़न रूल बताया, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। इसीलिए सबसे पहला रूल और करेक्ट मेथड है डिफ्रेंशिएशन करने का, दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट लेटर, है ना। तो देखो, सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, x² × x³ a + b होगा ना, 2 + 3 5/x4, 5 - 4 एक ही बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। आपको पता है dy/dx क्या होगा, x⁻1 का। अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, x⁻1 1 आगे आएगा, x 1 - 1 x⁻0 होगा, और 0 क्या होता है 1। आंसर आया, ईजी था, है ना। थोड़ा जो आपका डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, 2x कर दिया 3x, दैट इज अनदर थिंग, वो हम करेंगे प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में, ठीक है, या डिवीजन रूल में। अभी आपको ध्यान देना है बस चीज़ों पे, कैसे मैं करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। सेकंड एक और क्वेश्चन कीजिए आप, है ना, अगर y = 1/x² है तब dy/dx क्या होगा, है ना। तो फाइंड dy/dx, आप कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूँ। अच्छा, अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है ना, किस किस का ये आया है। तो ये आंसर जो है वो गलत है, ठीक है, अगर ये आया होगा तो। इसका आंसर है -2/x³। कैसे करेंगे, सिंपली y = 1/x² है, नीचे अगर स्क्वायर है तो ऊपर जाके, तो x⁻2 है नीचे, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इतना बेसिक मैथ। dy/dx क्या हो जाएगा, n की वैल्यू -2 आगे आ जाएगा, -2x, इसमें एक माइनस कर देंगे, -2 - 1, तो dy/dx हो जाएगा -2 x⁻−3, x⁻−3 नीचे ले जाएंगे, जैसे यहाँ ऊपर ले गए थे, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा ना, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। समझ आया आपको, बहुत सिंपल है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आप लिख लीजिए, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ना, आपको डायरेक्ट ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने जो पढ़ा, दैट इज़ y = x⁻n, तो इसका जो dy/dx होता है दैट इज nxn-1, ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। y = अगर ln x हो तो dy/dx होता है 1/x। अच्छा, ये चीज़ जो होती है इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ln x मतलब ऐसा log x जिसका बेस जो हो e हो। अगर आपने ये log चीज़ पढ़ी है ना मैथ्स में, नहीं पढ़ी है तो मैथ्स की मेरी वीडियो जो होगी ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैं log के बारे में बताऊँगा, वो देख लेना जब मैं अपलोड करूँगा। अभी आप ये समझिए कि log ex, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल लॉग हम बात करते हैं ना कि log x, दैट इज़ जनरली नेचुरल कॉमन या फंडामेंटल लॉग, दैट इज़ उसका बेस होता है 10, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। कई बार बच्चे ये समझते हैं कि ln x भी log x है, नहीं, ये log x तो है लेकिन उसका बेस क्या है, e है। बेस तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जब स्पेशल केस, जब e है तब उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, है ना। तो आप जनरली डिफ्रेंशिएशन में नेचुरल लॉग ही यूज़ करते हैं। तो ये आपका आ गया दूसरा फार्मूला। तीसरा हम देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज़ y = sin x हो तो जो dy/dx होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, dy/dx मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया ना, 2 बार मतलब दोबारा मैं उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, अभी मैंने एक ही बार किया है सिंगल डिफ्रेंशिएशन, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ dy/dx को y', ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx इज y', sin x का होता है cos x, और चौथा होगा आपका y = cos x, तो उसका y' होता है -sin x, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। एक लास्ट फार्मूला जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, y = e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका जो dy/dx है y' होता है
दैट इज़ सेम, इट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ आ चुका है यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा ना। तो सबसे पहले जो रूल 1 है डिफ्रेंशिएशन का, दैट इज़ कि अगर इसमें दो पार्ट है, मान लो अगर कोई फंक्शन है कांस्टेंट है, मान लो y इज़ 4 है ना, 4, तो उसका dy/dx क्या होगा, है ना। अच्छा, कॉमन सेंस से अगर मैं बताऊं, वैसे तो dy/dx क्या होगा, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, है ना। मैं प्रूव करूं कैसे, देखो 4 है, डिफरेंशिएशन बताता है क्या है कि कितना चेंज हुआ। अब ये चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो कांस्टेंट है। x में चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज होगा, वही डिफरेंशिएशन होता है। x में चेंज करूंगा, यहाँ तो x है ही नहीं, मैं जितना चेंज करूँ क्या फ़र्क पड़ता है x पे। यहाँ पे x मान लो ऐसे है, पता है क्या, मैं x ला सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो 1 होगा, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो x में जितना चेंज करूँ वो तो 1 ही रहेगा, चाहे 2 करूँ 3 करूँ, 3 पावर 0 1 है ना। तो ये क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसी का सेकंड पार्ट, ये तो जब कांस्टेंट अकेला हो तब उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, मान लो y इज़ 4x3, जैसे पिछले था ना, हमने x = 5t² का डिफरेंशिएशन किया तो 5 बाहर आया था, x = 5t³ का डिफरेंशिएशन किया तब भी 5 बाहर आया था, तो t³ को डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कांस्टेंट को हम बाहर रख लेते हैं। ऐसे dy/dx जो होगा दैट विल बी, y की जगह हम पुट करें तो d ऑफ y 4x3/dx, 4 एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा और इंटू x³ आएगा, x³ मतलब ऐसा समझ लो कि ये ऐसा हो जाएगा 4 × dx³/dx, तो 4x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। समझ आ रहा है। तो कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर रहता है, उससे मल्टीप्लाइड में वो 0 नहीं होता है ना। तो जब अकेला हो तब तो 0 हो जाता है, जब फंक्शन के साथ हो तब वो 0 नहीं होता, वो वैसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई रहता है। ठीक। रूल 2 इज़, अगर मान लो एडिशन और, रूल 2 इज़ अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। मान लो अगर आपका फंक्शन है y = x² + x³, अब दो फंक्शन का सम है, या फिर y = चलो माइनस का हम बाद में देखेंगे। तो मैं सिंपली क्या करते हैं, हम इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा 2x, फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करूँगा 3x²। समझ आ रहा है क्या करते हैं, बारी बारी से, मतलब पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को, है ना। अच्छा, मान लो ये ऐसा होता है 3x³ - 9x², तो dy/dx या y डैश जो होता है दैट विल बी, पहले इसको करेंगे बारी बारी 9x², ठीक है, -18x, है ना, -18x। समझ आ रहा है। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। तो पहला क्वेश्चन है y = 3x² - 5sin x, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है आपके पास वो बताओ, है ना। बताओ तो क्या मतलब सॉल्व करो, है ना। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पॉज करके सॉल्व करो। देखो बच्चों, इसका आंसर आएगा 6x - 5 cos x। आप में से बहुत का आई होप सही आ चुका होगा, नहीं आया तब भी देखिए क्या गलती की आपने वो समझिए। देखो dy/dx निकालना है, मैंने क्या कहा, सिंस दो फंक्शन माइनस में है तो मैं सेपरेटली करूँगा, इसको करूँगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट, मैंने क्या कहा था, इसको एज इट इज़ रखते हैं, अंदर वाले को डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई, x² का होगा 2x, कर सकते हैं आप, 2 आगे x⁴n टाइप का है ना ये फंक्शन, -5 एज इट इज़ रहेगा, sin x का होगा cos x, है ना। आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो मैंने बताया वो सब याद होने चाहिए, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 2 6x - 5 cos x हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन कीजिए आप, y = दिस इज 4e⁻x - ln x / 4। तो जो y डैश होगा दैट विल बी, 4 कांस्टेंट है, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप पॉज करके सॉल्व करने के बाद देखना। 4e⁻x का e⁻x माइनस, ये कैसा है, ये हमें दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा है 1/4 × ln x, वही तो 1 ln x/4 है ना। तो 1/4 एज अ कॉन्स्टेंट हमने बाहर रख लिया, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। तो इसका आंसर आएगा 4ex - 1 × 1 1/4 × x 4x। समझ आया, सिंपल है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन आपने करना है ट्राई। योर क्वेश्चन इज y = 2/x + x/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे होगा। देखो सॉल्यूशन सिंपल है, y डैश जो होगा दैट विल बी
पहले तो इस फंक्शन को देखे क्या है ये, 2 इंटू दिस इज 1/x, यही है 2/x, प्लस 1/2 इंटू एक्स, यही x/2 है ना। आपको समझ आना चाहिए, चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती है ना। 2/x, ठीक है, तो 2 ये क्या है, 1/x इज, अगर आपको समझ आता है x की पावर -1 है ना, x की पावर -1 क्या होगा, 1/x की पावर 1, दैट विल बी 1/x। 2 इंटू x की पावर -1, तो x की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा x -1, ठीक है, प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसा था मैंने क्या बताया था, बारी बारी डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, ये रूल था आपका। हाफ x की पावर 1 है ये, तो 1 आ जाएगा x की पावर 1 -1। वैसे आपको पता है x का डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सकते हैं, 1 ही आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। 2 माइनस बाहर ले लूँ मैं, -2x -1 -2 प्लस हाफ, अच्छा ये आ जाएगा y डैश -2, x की पावर -2 को अगर मैं लिखूँ तो 1/x की पावर 2, वो इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यह आया आपका y डैश या dy/dx, है ना। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी, नहीं समझ आती तो आपने वही करना है, मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे पूछना है सर मुझे ये चीज़ थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करो, दोबारा देखो, जहाँ समझ नहीं आता है मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, यहाँ इन प्लेटफॉर्म से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। और आई होप एट लास्ट आप क्या करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसे चिल्ड्रन में जो अपने आसपास के ऐसे दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस चीज़ की आपको लगता है ज़रूरत है ना।